भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए न केवल एक व्यापारिक संधि है, बल्कि ये 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। जनवरी 2026 में संपन्न हुए इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स, सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है। यह लेख इस ऐतिहासिक समझौते के विभिन्न पहलुओं, भारत के हितों और इससे होने वाले व्यापक लाभों का विस्तृत विश्लेषण करता है। 1. भारत ईयू एफटीए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक वार्ता 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन कई मतभेदों, जैसे कि ऑटोमोबाइल पर टैरिफ, वाइन और पेशेवरों की आवाजाही के कारण ये 2013 में रुक गई थी। लगभग 9 वर्षों के अंतराल के बाद 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया और अंततः 27 जनवरी 2026 को इसे अंतिम रूप दिया गया। ये समझौता दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों और विशाल बाजारों को एक साथ लाता है, जिससे लगभग 2 अरब लोगों का एक साझा व्यापारिक क्षेत्र बनता है। 2. भारत के प्रमुख आर्थिक हित और उद्देश्य। भारत के लिए यह समझौता केवल आयात निर्यात तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत के गहरे रणनीतिक और आर्थिक हित छिपे हैं। निर्यात में विविधता, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ के बीच भारत को एक ऐसे वैकल्पिक बाजार की आवश्यकता थी जो स्थिर और संपन्न हो। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए यूरोपीय तकनीक और निवेश की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र का विस्तार। भारत अपनी आईटी और पेशेवर सेवाओं के लिए ईयू के बाजारों में आसान पहुंचाता है। चीन पर निर्भरता कम करना। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत की ओर मोड़ने के लिए यह एफटीए एक मील का पत्थर है। 3. भारत को होने वाले प्रमुख लाभ। क्षेत्रवार विश्लेषण। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ ने भारत के 99.5% उत्पादों पर टैरिफ, सीमा शुल्क को शून्य करने पर सहमति जताई है। क्यू. कपड़ा और परिधान, टेक्सटाइल्स और अपैरल। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए यह स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है। वर्तमान में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को ईयू में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त थी, जबकि भारतीय उत्पादों पर लगभग 9-12% शुल्क लगता था। लाभ। अब भारतीय कपड़ों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे निर्यात में सालाना $4.5 अरब की वृद्धि होने की उम्मीद है। ख. रत्न और आभूषण, जेम्स और ज्वेलरी। यूरोप भारतीय हस्तशिल्प और तराशे गए हीरों का एक बड़ा बाजार है। लाभ। टैरिफ हटने से भारतीय आभूषणों की मांग पेरिस, मिलान और बर्लिन जैसे फैशन केंद्रों में बढ़ेगी। ग. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। भारत के समुद्री उत्पाद, सी फूड, फल, सब्जियां, चाय, कॉफी और मसालों को अब यूरोपीय सुपरमार्केट में सीधी और सस्ती पहुंच मिलेगी। लाभ। इससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी और भारतीय किसानों को वैश्विक मानक अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। घ. सेवा क्षेत्र और पेशेवरों की आवाजाही, सर्विसेज और मोबिलिटी। भारत के लिए सबसे बड़ी जीत मोबिलिटी फ्रेमवर्क है। लाभ। भारतीय आईटी इंजीनियरों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कुशल पेशेवरों के लिए ईयू के 27 देशों में काम करना आसान होगा। छात्रों के लिए वीजा नियमों में ढील दी गई है। 4. भारत द्वारा दी गई रियायतें और चुनौतियां। व्यापार हमेशा द्विपक्षीय होता है। भारत ने भी अपने बाजार को यूरोप के लिए खोला है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, ऑटोमोबाइल्स। भारत ने यूरोपीय कारों पर लगने वाले 110% टैरिफ को घटाकर 10% कोटा के आधार पर करने का निर्णय लिया है। प्रभाव। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी कारें सस्ती होंगी। हालांकि भारतीय निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन इससे तकनीकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। वाइन और स्पिरिट्स, वाइन्स और स्पिरिट्स। यूरोपीय वाइन पर शुल्क 150% से घटाकर चरणबद्ध तरीके से 20% तक लाया जाएगा। डेयरी और बौद्धिक संपदा, डेयरी और आईपी राइट्स। ईयू हमेशा से भारत के डेयरी बाजार और सख्त आईपी नियमों की मांग करता रहा है। भारत ने अपने छोटे किसानों के हितों की रक्षा करते हुए मध्यम मार्ग अपनाया है। 5. रणनीतिक महत्व, अमेरिका और चीन का कारक। 2026 के भू राजनीतिक परिदृश्य में यह समझौता भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित करता है। 1. अमेरिकी टैरिफ से सुरक्षा। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए ईयू एक सुरक्षित ठिकाना है। 2. तकनीकी सहयोग, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को यूरोपीय विशेषज्ञता प्राप्त होगी। 3. आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण। यूरोपीय कंपनियां चाइना+1 रणनीति के तहत भारत में अपने कारखाने लगाएंगी। 6. आर्थिक आंकड़े, एक नज़र में।
क्षेत्र। वर्तमान स्थिति। एफटीए के बाद अनुमानित द्विपक्षीय व्यापार वस्तुएं $136 बिलियन, $250 जोड़ बिलियन 2030 तक। टैरिफ कवरेज। भारत का निर्यात सीमित, 99% से अधिक शून्य शुल्क। निवेश एफडीआई स्थिर, 20% वार्षिक वृद्धि की उम्मीद। 7. निष्कर्ष। भविष्य की राह। भारत ईयू एफटीए केवल व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि ये साझा मूल्यों, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन पर आधारित एक साझेदारी है। ये समझौता भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। इससे न केवल बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा, बल्कि एमएसएमई और छोटे निर्यातकों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। आने वाले 6 महीनों में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा का संचार होने की पूरी संभावना है। भारत के 2 सबसे शक्तिशाली स्तंभों, फार्मास्यूटिकल, दवा उद्योग और आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नए क्षितिज खोलने वाला है। इन 2 क्षेत्रों को इस समझौते से होने वाले विशिष्ट लाभों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। 1. फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। फार्मास्यूटिकल सेक्टर। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और ईयू के साथ एफटीए इस स्थिति को और मजबूत करेगा। यूरोपीय संघ का फार्मा बाजार लगभग $572 बिलियन का है, जिसमें भारत की पैठ अब और गहरी होगी। प्रमुख लाभ। शून्य टैरिफ, जीरो टैरिफ्स। ईयू वर्तमान में भारतीय दवाओं पर लगभग 11% तक का टैरिफ लगाता था। इस समझौते के तहत अधिकांश फार्मा उत्पादों, मेडिकल उपकरणों और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। जेनेरिक दवाओं का दबदबा। यूरोपीय देशों में स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के बीच भारत की सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ेगी। भारतीय कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन यूरोपीय सरकारी टेंडरों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। नियामक तालमेल, रेगुलेटरी अलाइनमेंट। समझौते में नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर सहमति बनी है। इससे भारतीय दवाओं को यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ईएमए से मंजूरी मिलने में लगने वाला समय कम होगा। बायोसिमिलर और सीडीएमओ के अवसर। यूरोप की दिग्गज फार्मा कंपनियां अब भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुसंधान और विनिर्माण R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में देखेंगी। इससे भारत में निवेश और नई तकनीक का प्रवाह बढ़ेगा। 2. सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाएं, आईटी और डिजिटल सर्विसेज। भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए अमेरिका हमेशा से सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन हालिया अमेरिकी टैरिफ नीतियों और अनिश्चितताओं के बीच ईयू एफटीए एक सेफ्टी नेट, सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है। प्रमुख लाभ। पेशेवरों की आवाजाही, मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। इस समझौते की सबसे बड़ी जीत मोड 4 के तहत पेशेवरों की आसान आवाजाही है। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और डेटा वैज्ञानिकों को अब यूरोपीय संघ के 27 देशों में काम करने के लिए अल्पकालिक वीज़ा और वर्क परमिट प्राप्त करने में कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। डेटा सुरक्षा और डिजिटल व्यापार। भारत और ईयू के बीच डेटा सुरक्षा मानकों पर सहमति बनने से भारतीय आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के लिए यूरोपीय बैंकों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का संवेदनशील डेटा प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। यह अरबों डॉलर के नए आउटसोर्सिंग अनुबंधों के द्वार खोलेगा। बाजार विविधीकरण, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। नैसकॉम NASSCOM के अनुसार यह समझौता भारतीय आईटी निर्यातकों को अमेरिका पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करने और यूरोप के विशाल डिजिटल बाजार, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस में विस्तार करने में मदद करेगा। उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत और ईयू अब संयुक्त अनुसंधान, जॉइंट R&D करेंगे। यूरोपीय तकनीक और भारतीय प्रतिभा का मिलन डिजिटल क्रांति को नई गति देगा। 3. आर्थिक प्रभाव का सारांश, आईटी और फार्मा। कारक। फार्मास्यूटिकल, फार्मा। आईटी और सेवाएं, आईटी सर्विसेज। वर्तमान बाधा, 11% टैरिफ और जटिल नियामक प्रक्रिया। वीज़ा प्रतिबंध और डेटा सुरक्षा कानून। एफटीए के बाद लाभ, 0% शुल्क और त्वरित मंजूरी। आसान मोबिलिटी और डेटा संप्रभुता। विकास क्षमता, निर्यात में 25-30% की वृद्धि की उम्मीद। यूरोपीय बाजार में 20% नई हिस्सेदारी। मुख्य लाभार्थी, जेनेरिक निर्माता और एमएसएमई इकाइयां, टेक दिग्गज और टेक स्टार्टअप्स। विशेष नोट, इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये न केवल व्यापार बढ़ाता है बल्कि भारतीय प्रतिभा को वैश्विक पहचान और कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है।
भारत EU FTA के तहत ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में भारत ने अपनी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों रणनीतियों का इस्तेमाल किया है। यहाँ इन दोनों क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 7.1% का योगदान देता है। इस समझौते में यूरोपीय लग्जरी कारों और भारतीय पार्ट्स के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। प्रमुख लाभ और बदलाव। सस्ते पुर्जे, ऑटो कंपोनेंट्स। भारत यूरोप को बड़ी मात्रा में ऑटो पार्ट्स निर्यात करता है। EU में टैरिफ कम होने से भारतीय फोर्जिंग और कास्टिंग कंपनियों जैसे भारत फोर्ज को भारी लाभ होगा। लग्जरी कारों की कीमतों में गिरावट। भारत ने यूरोपीय कारों जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी पर लगने वाले 60-100% के भारी आयात शुल्क को कम करने पर सहमति दी है। इससे प्रीमियम कारों की कीमतें कम होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इलेक्ट्रिक वाहन, EV क्रांति। यूरोप EV तकनीक में अग्रणी है। इस समझौते के माध्यम से भारत को उन्नत बैटरी तकनीक और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूरोपीय निवेश प्राप्त होगा, जो फेम योजना को गति देगा। चुनौतियां। घरेलू प्रतिस्पर्धा। शुल्क कम होने से भारत के मध्यम स्तरीय कार निर्माताओं पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत ने कोटा सिस्टम लागू किया है ताकि एक निश्चित सीमा से अधिक कारें सस्ती दर पर न आ सकें और घरेलू उद्योग सुरक्षित रहे। 2. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे परिष्कृत खाद्य बाजार है। यह क्षेत्र भारतीय किसानों के लिए समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। प्रमुख लाभ। शून्य शुल्क पर पहुंच। चावल, विशेषकर बासमती, चाय, कॉफी, मसालों और समुद्री उत्पादों सी फूड पर अब यूरोपीय संघ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारतीय निर्यातकों का मुनाफा सीधे तौर पर बढ़ जाएगा। मानकों में सुधार। SPS मेजर्स। EU के सख्त स्वच्छता मानकों के कारण पहले कई भारतीय खेप कंसाइनमेंट्स वापस आ जाती थीं। FTA के तहत दोनों पक्ष मानकों को सुसंगत बनाने और भारतीय प्रयोगशालाओं को मान्यता देने पर सहमत हुए हैं। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। भारत अब केवल कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेस्ड फूड जैसे डिब्बाबंद जूस, रेडी टू ईट भोजन यूरोप भेज सकेगा, जिससे ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा होगा। सुरक्षात्मक कदम। भारत के लिए क्या सुरक्षित है? डेयरी और पोल्ट्री की सुरक्षा। भारत ने अपने छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी क्षेत्र को FTA से बाहर रखा है या बहुत कम छूट दी है। यूरोपीय पनीर और दूध को भारतीय बाजार में अनियंत्रित पहुंच नहीं दी गई है। GI टैग्स। भारत ने दार्जिलिंग चाय, कांगड़ा कॉफी और अल्फांसो आम जैसे अपने भौगोलिक संकेतकों GI के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की है, जिससे कोई यूरोपीय कंपनी इन नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। तुलनात्मक सारांश। ऑटो और कृषि। विशेषता। ऑटोमोबाइल। कृषि, एग्रीकल्चर। मुख्य निर्यात। ऑटो कंपोनेंट्स, छोटी कारें, बासमती, चावल, मसाले, सी फूड। मुख्य आयात। लग्जरी कारें, EV तकनीक, वाइन, जैतून का तेल, फल। बड़ा बदलाव। टैरिफ में कटौती 100% से घटाकर 10-15%। सख्त EU मानकों का सरलीकरण। रणनीतिक लाभ। यूरोप से तकनीक का हस्तांतरण। किसानों की आय में वृद्धि और निर्यात बाजार। निष्कर्ष। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए ये समझौता तकनीकी उन्नयन का माध्यम बनेगा, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए ये वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। भारत ने बड़ी चतुराई से अपने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डेयरी को बचाते हुए निर्यात उन्मुख क्षेत्रों जैसे चावल और ऑटो पार्ट्स के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त किया है। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच 2026 में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते में पर्यावरणीय मानक, ग्रीन डील्स और श्रम कानून, लेबर लॉज सबसे जटिल और विवादास्पद विषय रहे हैं। जहां EU इन मुद्दों को व्यापार से जोड़ने पर जोर देता है, वहीं भारत इन्हें गैर टैरिफ बाधाओं, नॉन टैरिफ बैरियर्स के रूप में देखता रहा है। यहां इन दोनों विषयों पर भारत के रुख और समझौते के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण है। 1. पर्यावरणीय मानक और ग्रीन डील और CBAM। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM या कार्बन टैक्स भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है। भारत का रुख। भेदभावपूर्ण नीति। भारत ने तर्क दिया है कि CBAM जैसे कार्बन टैक्स विकासशील देशों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं
और ये संयुक्त राष्ट्र के समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों CBDR के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। लागत में वृद्धि। भारतीय इस्पात, स्टील और एल्यूमीनियम उद्योगों के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि भारत में उत्पादन की कार्बन तीव्रता यूरोप की तुलना में अधिक है। समझौते में क्या हुआ? 2026 अपडेट। तकनीकी संवाद, टेक्निकल डायलॉग। FTA के तहत भारत को CBAM से पूरी तरह छूट तो नहीं मिली, लेकिन EU ने एक तकनीकी संवाद मंच बनाने पर सहमति दी है। ये मंच भारतीय कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए समय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ग्रीन ट्रांजिशन फंड। EU ने भारत में हरित ऊर्जा और डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों के लिए 500 यूरो मिलियन की सहायता का प्रावधान किया है ताकि भारतीय उद्योग यूरोपीय मानकों के अनुकूल बन सकें। 2. श्रम कानून और मानवाधिकार, लेबर स्टैंडर्ड्स। यूरोपीय संघ अक्सर अपने व्यापारिक समझौतों में सख्त श्रम मानकों और मानवाधिकारों की शर्तों को शामिल करता है। भारत का रुख। संप्रभुता का सम्मान। भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि श्रम मानकों को सीधे व्यापार के दंड, सैंक्शन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारत का मानना है कि श्रम कानून एक घरेलू सामाजिक मुद्दा है, व्यापारिक नहीं। ILO प्रतिबद्धता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन वो EU को अपने घरेलू कानूनों की निगरानी करने की अनुमति देने के खिलाफ रहा है। समझौते में क्या हुआ? 2026 अपडेट। व्यापार और सतत विकास, TSD अध्याय। समझौते में एक TSD अध्याय शामिल किया गया है जो श्रमिकों के अधिकारों, बाल श्रम के उन्मूलन और सुरक्षित कार्य वातावरण पर जोर देता है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण। EU ने भारत के खिलाफ व्यापार प्रतिबंधों के बजाय सहयोग और संवाद के माध्यम से इन मानकों को लागू करने पर सहमति जताई है। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। 3. निष्कर्ष। भारत के लिए चुनौतियां और अवसर। क्षेत्र। भारत की चुनौती, समझौते का समाधान। कार्बन टैक्स, CBAM। निर्यात 20-35% महंगा होना। तकनीकी सहयोग और हरित अनुदान। श्रम मानक, नियामक बोझ और कानूनी जटिलता। दंड के बजाय संवाद आधारित ढांचा। पर्यावरण, सख्त यूरोपीय नियम जैसे वनों की कटाई रोधी कानून। भारतीय प्रमाणन, सर्टिफिकेशन को मान्यता देने पर चर्चा। भविष्य की राह। यह समझौता भारत को एक जिम्मेदार व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करता है। हालांकि पर्यावरणीय अनुपालन से भारतीय कंपनियों की लागत, कंप्लायंस कॉस्ट शुरुआत में बढ़ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह भारतीय उद्योगों को आधुनिक बनाने और दुनिया के सबसे संपन्न बाजार में स्थायी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। भारत EU FTA के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार IPR और डिजिटल व्यापार, डिजिटल ट्रेड सबसे अधिक तकनीकी और रणनीतिक बहस वाले क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारत ने अपनी डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेंटी और सस्ती दवाओं के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए यूरोपीय संघ के साथ हाथ मिलाया है। यहाँ इन दोनों विषयों का गहन विश्लेषण दिया गया है। 1. बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स -IPR। यूरोपीय संघ के पास दुनिया के कुछ सबसे सख्त और उन्नत IPR कानून हैं। भारत के लिए चुनौती ये थी कि वो यूरोपीय नवाचार को सुरक्षा भी दे और अपनी जेनेरिक दवा उद्योग, जेनेरिक इंडस्ट्री को भी बचाए। भारत के लिए प्रमुख बिंदु। डेटा एक्सक्लूसिविटी पर भारत का रुख। EU चाहता था कि भारत डेटा एक्सक्लूसिविटी नियम अपनाए जिससे जेनेरिक दवाओं का उत्पादन कई वर्षों तक टल सकता था। भारत ने इसे सफलतापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, जिससे भारतीय दवा कंपनियों को सस्ती दवाएं बनाने का अधिकार सुरक्षित रहा। भौगोलिक संकेतक GI टैग्स, ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। भारत के 400 से अधिक उत्पादों जैसे दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल को EU के बाजारों में कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि कोई भी यूरोपीय कंपनी इन नामों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। पेटेंट प्रवर्तन, पेटेंट इन्फोर्समेंट। भारत ने पेटेंट पंजीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज करने पर सहमति जताई है, जिससे यूरोपीय तकनीकी कंपनियों का भारत में विश्वास बढ़ेगा। 2. डिजिटल व्यापार और डेटा संप्रभुता, डिजिटल ट्रेड। 2026 के युग में डेटा को नया तेल, न्यू ऑयल माना जाता है। डिजिटल व्यापार अध्याय भारत के IT क्षेत्र और ई-कॉमर्स के भविष्य को तय करता है। प्रमुख समझौते। डेटा का मुक्त प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ डेटा। भारत और EU एक ट्रस्टेड डेटा कॉरिडोर बनाने पर सहमत हुए हैं। इससे भारतीय IT कंपनियों को यूरोपीय नागरिकों का डेटा प्रोसेस करने के लिए बार बार जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन।
भारत ने अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण डेटा को भारत में ही रखने का अधिकार सुरक्षित रखा है, लेकिन गैर संवेदनशील व्यावसायिक डेटा के प्रवाह को आसान बनाया है। ई कॉमर्स और सीमा शुल्क दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ई बुक्स, स्ट्रीमिंग पर सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटीज न लगाने के वैश्विक स्थगन मोरेटोरियम को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इससे डिजिटल सेवाओं की लागत कम रहेगी। 3. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण। विषय: भारत का लाभ, ईयू का लाभ। IPR GI टैग के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों का संरक्षण, यूरोपीय ब्रांडों और विलासिता की वस्तुओं को सुरक्षा, फार्मा IP जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और कम लागत बरकरार, नवाचार और अनुसंधान के लिए बेहतर वातावरण, डिजिटल व्यापार, IT सेवा निर्यात में भारी उछाल और स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार, यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत के डिजिटल बाजार, 1.4 बिलियन लोग में आसान पहुंच, डेटा सुरक्षा, यूरोपीय मानकों GDPR के साथ भारतीय कानूनों का तालमेल, सीमा पार डेटा स्थानांतरण में पारदर्शिता और सुरक्षा। 4. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण। बौद्धिक संपदा और डिजिटल व्यापार पर भारत का रुख नवाचार बनाम पहुंच, इनोवेशन vs एक्सेसिबिलिटी के बीच एक बारीक संतुलन है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि वह डिजिटल युग में पीछे न छूटे, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि उसके गरीब नागरिकों के लिए सस्ती दवाएं और छोटे उद्यमियों के लिए डिजिटल अवसर कम न हों। यह FTA भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को वैश्विक पहचान दिलाने और भारतीय स्टार्टअप्स को पेरिस से पोलैंड तक पंख फैलाने में मदद करेगा। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसे पूरी तरह से जमीन पर उतारने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित समय सीमा टाइमलाइन के तहत चलेगी। चूंकि यह एक मेगा डील है, इसलिए इसकी पुष्टि रैटिफिकेशन की प्रक्रिया काफ़ी विस्तृत है। वर्तमान स्थिति: जनवरी 2026 के आधार पर संभावित समय सीमा निम्नलिखित है। 1. समझौते की आधिकारिक समय सीमा एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जनवरी 2026। वार्ता का समापन कंक्लूजन ऑफ निगोशिएशंस। दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों ने समझौते के अंतिम पाठ फाइनल टेक्स्ट पर सहमति जताई है। अब ये एक कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार है। मार्च-जून 2026 कानूनी समीक्षा और अनुवाद, लीगल स्क्रबिंग और ट्रांसलेशन। समझौते के मसौदे की कानूनी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद इसे यूरोपीय संघ की सभी 24 आधिकारिक भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जुलाई-अगस्त 2026 आधिकारिक हस्ताक्षर ऑफिशियल साइनिंग। भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के बीच एक विशेष शिखर सम्मेलन में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। सितंबर-दिसंबर 2026 अनुसमर्थन की प्रक्रिया रैटिफिकेशन फेज। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू माना जाएगा। EU में इसे यूरोपीय संसद यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। कुछ हिस्सों जैसे निवेश संरक्षण के लिए EU के सभी 27 सदस्य देशों की व्यक्तिगत संसदों से भी मंजूरी लेनी पड़ सकती है। 1 जनवरी 2027 प्रभावी कार्यान्वयन एंट्री इनटू फोर्स। ये वो तारीख है जब से अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती टैरिफ कट्स प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। 2. चरणबद्ध तरीके से लागू होना फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन। समझौता लागू होने का मतलब ये नहीं है कि सभी शुल्क पहले दिन ही शून्य हो जाएंगे। इसे चरणों में विभाजित किया गया है। 1. तत्काल लाभ अर्ली हार्वेस्ट इमीडिएट। कपड़ा, रत्न आभूषण और बासमती चावल जैसे क्षेत्रों में निर्यात पर शुल्क पहले दिन 1 जनवरी 2027 से ही 0% हो जाएगा। 2. मध्यम अवधि 3-5 वर्ष। ऑटोमोबाइल पुर्जों और कुछ रसायनों केमिकल्स पर शुल्क धीरे धीरे कम किया जाएगा। 3. दीर्घकालिक 7-10 वर्ष। वाइन, स्पिरिट और कुछ उच्च स्तरीय विनिर्माण क्षेत्रों में टैरिफ कटौती 10 वर्षों की अवधि में पूरी होगी ताकि भारतीय घरेलू उद्योग को संभलने का मौका मिले। 3. कार्यान्वयन के बाद की निगरानी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। संयुक्त समिति जॉइंट कमिटी। समझौते के लागू होने के बाद एक द्विपक्षीय समिति बनाई जाएगी जो हर साल व्यापार के आंकड़ों की समीक्षा करेगी और किसी भी विवाद ट्रेड डिस्प्यूट को सुलझाएगी। रिव्यू क्लॉज 2030-2032 के आसपास इस समझौते का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा ताकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सके। निष्कर्ष 2026-2027 का महत्व। भारत के लिए 2026 समझौतों और कानूनी औपचारिकताओं का वर्ष है, जबकि 2027 वास्तविक आर्थिक लाभों की शुरुआत का वर्ष होगा। ये समय सीमा दर्शाती है कि भारत वैश्विक व्यापार के केंद्र में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत EU FTA
एफटीए में विवाद निपटान तंत्र डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म -DSM एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वह कानूनी ढांचा है जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि भविष्य में दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक नियमों को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसका समाधान बिना किसी बड़े व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। यहाँ इस तंत्र की कार्यप्रणाली और महत्व का विवरण दिया गया है। 1. विवाद निपटान की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ DSM। इस समझौते के तहत विवादों को सुलझाने के लिए एक 3-स्तरीय 3-tier व्यवस्था अपनाई गई है। क. परामर्श चरण कॉन्सल्टेशंस। सबसे पहले दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। समय सीमा आमतौर पर इसे 30 से 60 दिनों के भीतर हल करना होता है। यदि मामला यहां नहीं सुलझता तो इसे अगले स्तर पर ले जाया जाता है। ख. मध्यस्थता पैनल आर्बिट्रेशन पैनल। यदि परामर्श विफल रहता है तो एक स्वतंत्र आर्बिट्रेशन पैनल का गठन किया जाता है। इस पैनल में दोनों पक्षों द्वारा चुने गए कानूनी विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री होते हैं। पैनल विवाद की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है जो दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। ग. अनुपालन और प्रतिशोध कंप्लायंस और रिटेलिएशन। यदि पैनल का निर्णय आने के बाद भी कोई पक्ष उसे लागू नहीं करता है तो दूसरे पक्ष को प्रतिशोधात्मक व्यापार उपाय जैसे टैरिफ वापस बढ़ाना लगाने का अधिकार होता है। 2. निवेश संरक्षण और ISDS पर भारत का रुख। EU चाहता था कि इसमें इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS प्रणाली शामिल हो जहां विदेशी कंपनियां सीधे सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में केस कर सकें। भारत का रुख। भारत ने अपने पिछले कड़वे अनुभवों जैसे वोडाफोन और KN एनर्जी केस के कारण इस पर आपत्ति जताई थी। समाधान 2026 भारत और EU एक विशेष निवेश न्यायालय प्रणाली इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम पर सहमत हुए हैं जो पुरानी ISDS प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शी है और देशों की संप्रभुता का सम्मान करती है। 3. इस तंत्र का महत्व क्यों है? स्थिरता और निश्चितता। ये विदेशी निवेशकों FDI को भरोसा दिलाता है कि भारत में उनके निवेश और व्यापारिक अधिकार सुरक्षित हैं। WTO से अलग। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO की अपीलीय संस्था कमजोर पड़ गई है। ऐसे में ये द्विपक्षीय तंत्र भारत और EU को वैश्विक बाधाओं से परे एक सुरक्षित व्यापार वातावरण प्रदान करता है। MSMEs के लिए सुरक्षा। छोटे निर्यातकों को यह आश्वासन मिलता है कि उनके उत्पादों पर यदि EU कोई गलत प्रतिबंध लगाता है तो भारत सरकार इस तंत्र के जरिए उसे चुनौती दे सकती है। 4. निष्कर्ष। यह विवाद निपटान तंत्र केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि नियम आधारित व्यापार रूल्स बेस्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए है। यह भारत को एक परिपक्व वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है। निश्चित रूप से यहाँ भारत EU FTA के गहरे तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं पर आधारित एडवांस लेवल MCQs दिए गए हैं। ये प्रश्न उन लोगों के लिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड और नीतिगत बारीकियों को गहराई से समझना चाहते हैं। भारत EU FTA एडवांस लेवल प्रश्नोत्तरी एडवांस्ड MCQs। प्रश्न 1. भारत EU FTA में डेटा एडिक्वेसी स्टेटस डेटा पर्याप्तता स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? A. यह केवल भौतिक वस्तुओं के निर्यात से संबंधित है। B. यह भारत को EU के GDPR मानकों के समकक्ष मान्यता देता है जिससे डेटा का निर्बाध प्रवाह संभव होता है। C. इसका उद्देश्य भारत में यूरोपीय क्लाउड सर्वर स्थापित करना है। D. यह भारत को डेटा निर्यात पर 50% कर लगाने की अनुमति देता है। उत्तर B. यह भारत को EU के GDPR मानकों के समकक्ष मान्यता देता है। प्रश्न 2. ट्रिप्स प्लस प्रावधानों के संदर्भ में भारत ने FTA वार्ता के दौरान किस मुख्य मांग का विरोध किया था? A. भौगोलिक संकेतकों GI का विस्तार। B. डेटा एक्सक्लूसिविटी डेटा विशिष्टता जो जेनेरिक दवाओं के प्रवेश को रोक सकती है। C. कॉपीराइट की अवधि को 20 साल तक कम करना। D. ट्रेडमार्क पंजीकरण को स्वैच्छिक बनाना। उत्तर B. डेटा एक्सक्लूसिविटी डेटा विशिष्टता। प्रश्न 3. रूल्स ऑफ ओरिजिन मूल स्थान के नियम के तहत वैल्यू एडेड मानदंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A. यह सुनिश्चित करना कि किसी तीसरे देश जैसे चीन के उत्पाद भारत के रास्ते बिना शुल्क के EU में न पहुंचें। B. निर्यात की गई वस्तुओं की शिपिंग लागत को कम करना। C. केवल भारतीय कच्चे माल के उपयोग को अनिवार्य करना। D. यूरोपीय संघ के उत्पादों पर कोटा निर्धारित करना। उत्तर A. यह सुनिश्चित करना कि तीसरे देश के उत्पाद भारतीय लाभ का गलत फायदा न उठाएं। प्रश्न 4.
SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी और TBT टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड उपायों के तहत भारत को क्या लाभ हुआ है? ए. भारत को अब गुणवत्ता मानकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. B. EU ने भारतीय प्रयोगशालाओं और प्रमाणन सर्टिफिकेशन को मान्यता देने पर सहमति जताई है. C. भारत अब बिना किसी परीक्षण के कीटनाशक युक्त फल भेज सकता है. D. इन मानकों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. उत्तर B. EU ने भारतीय प्रयोगशालाओं और प्रमाणन को मान्यता देने पर सहमति जताई है. प्रश्न 5. भारत EU FTA में सस्टेनेबिलिटी चैप्टर सतत विकास अध्याय के तहत एसेंशियल एलिमेंट्स क्लॉज का क्या अर्थ है? A. केवल व्यापारिक लाभ को ही प्राथमिकता देना. B. पेरिस जलवायु समझौते और मानवाधिकारों के प्रतिबद्धता को व्यापार का आधार बनाना. C. केवल नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों का व्यापार करना. D. व्यापार घाटे को कम करने के लिए अनिवार्य कदम उठाना. उत्तर B. पेरिस जलवायु समझौते और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता. वीडियो लेख समाप्ति संदेश. यदि ये एडवांस प्रश्न आपके ज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे हैं तो इस जानकारी को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें. सब्सक्राइब ज्ञान के इस सफर में हमारे स्थायी साथी बने. लाइक आपकी एक पसंद हमारी मेहनत को सफल बनाती है. शेयर जटिल विषयों को सरल भाषा में फैलाने के लिए इस वीडियो लेख को साझा करें. कमेंट अपनी राय दें. क्या ये प्रश्न आपके लिए चुनौतीपूर्ण थे? बेल आइकॉन हमारी एडवांस्ड सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे जरूर दबाएं. आपकी सक्रिय भागीदारी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति ट्रेमेंडस एनर्जी है.